अक्टूबर 1995 में बिल गेट्स का जन्म हुआ और फरवरी 1995 में स्टीव जॉब्स का। क्या यह कोइंसिडेंस था? मैल्कम ग्लैडवेल ऐसा नहीं मानते कि 1955 के दौरान और भी टेक बिलियनियर्स का जन्म हुआ, क्योंकि वो राइट एज पर अवेलेबल थे जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही थी। दे आर जस्ट वेल प्लेस्ड टू टेक एन एडवांटेज। इवन बिल गेट्स उन चुनिंदा 13 वर्षीय लोगों में से थे जिनके पास कंप्यूटर का एक्सेस था और जिसके ऊपर वो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर सकते थे। अपनी बुक आउटलायर में ग्लैडवेल कहते हैं कि हम सक्सेस के बारे में जो सोचते हैं वो गलत ही सोच रहे हैं, क्योंकि सक्सेस पाने में अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा रोल है जिसे हमें एडमायर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के ऑल टाइम रिचेस्ट 75 लोगों में से 14 लोग मेल अमेरिकन थे जो 1830 से 1840 के बीच में पैदा हुए थे, जो शायद सबसे ज्यादा राइट एज थी आने वाले अमेरिकन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फायदा उठाने के लिए। इन अ नटशेल, कंक्लूजन ये है, इट इज नॉट ओनली अबाउट हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, बट it is also about getting on extraordinary opportunities. ये स्टोरी मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक गो गिवर की है। हो सकता है ये आपकी लाइफ बदल दे। स्टोरी जो के बारे में है, जो कि एक यंग सेल्समैन है जो बहुत मेहनत से काम करता है पर सक्सेस पाने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। एक दिन जो को एक वाइस कंसल्टेंट पिंडाल मिलता है जिसने बताया कि सक्सेस का हिडन सीक्रेट गिविंग में है। एक वीक के अंदर पिंडाल जो को स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस के 5 लॉज बताता है जो दान के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। पहला लॉ ऑफ वैल्यू, आपकी सही कीमत इस बात से निर्धारित होती है कि आप अपनी पेमेंट की तुलना में कितना गुना ज्यादा वैल्यू जनरेट कर देते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ कंपनसेशन, आपकी इनकम इस बात से निर्धारित होती है कि आप कितने लोगों को कितनी अच्छी तरीके से सर्व कर सकते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, आपका इन्फ्लुएंस इस बात से निर्धारित होता है कि आप कितने प्रभावपूर्ण तरीके से दूसरे का इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट के आगे रखते हैं। चौथा है लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी, आपके पास खुद को देने के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट आप खुद हैं। पांचवा है लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी या ग्रहणशीलता, इफेक्टिव तरीके से दान करने का सबसे बेहतरीन सिद्धांत नए विचारों और सुझावों की ग्रहणशीलता में है। इस बुक में आगे जो ने जैसे जैसे अपनी लाइफ में इन लॉस को इंप्लीमेंट करना शुरू किया, वैसे वैसे उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदलती चली गई और वो गो गेटर की जगह गो गिवर बन गया। उसने रियलाइज किया कि वो जितना दान देता चला जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा पाता चला जा रहा है, क्योंकि दान करने से उसकी सोशल ऑथेंटिसिटी डेवलप हो रही है, उससे उसके पास पैसा आ रहा है और उससे वो अपनी इकोनॉमी जनरेट कर पा रहा है और उससे वो सक्सेस की तरफ आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। थैंक यू। आज से 111 साल पहले 1911 में कोई भी साउथ पोल तक नहीं पहुंचा था। रोनाल्ड एमंडसन जो कि एक नॉर्वेजियन थे और रॉबर्ट फैल्कन स्कॉटलैंड जो कि एक इंग्लिशमैन थे ने डिसाइड किया 1500 माइल की एक रेस करने के लिए और हिस्ट्री का वो पहला आदमी बनने के लिए जो साउथ पोल पर झंडे गाड़ेगा। स्कॉट की अप्रोच थी कि जब वेदर अच्छा होगा तो जितना दूर हम जा सकेंगे उतना दूर जाएंगे, पर वेदर जब खराब होगा तो हम अपने टेंट में रुकेंगे। इनफैक्ट उन दिनों स्कॉट ने अपने जर्नल में लिखा कि हमारा लक इस वेदर में प्रोपास्टेरस है, मुझे संदेह है कि शायद ही कोई टीम इस वेदर में आगे जा सकती है। पर रोनाल्ड एमंडसन की अप्रोच पूरी तरीके से अलग ही थी। एमंडसन ने डिसाइड किया कि उसकी टीम 15 माइल रोज चलेगी, वेदर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। एमंडसन अपने जर्नल में लिखते हैं कि आज बड़ा ही खराब दिन था, स्ट्रॉन्ग ड्रिफ्ट और फ्रॉस्ट बाइट से भरा हुआ, पर हम अपने गोल के 15 मील और निकट आ चुके हैं। आप क्या सोचते हैं किसने ये रेस जीती होगी? सर, इट वाज कंसिस्टेंसी टीम हु वॉन द रेस। वो एमर्सन की टीम थी जो साउथ पोल की तरफ रोज 15 मील चल रही थी और स्कॉट की टीम के ज्यादातर मेंबर ट्रेजिकली मर गए। ये ओपनिंग स्टोरी है ग्रेग मैकवान की कमाल की किताब एफर्टलेस की। सीख ये है कि कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबल इनपुट कहीं ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है कम समय तक बहुत ज्यादा काम करके टूट जाने से। फाइनेंशियल राइटर मॉर्गन हजल मैन इन द कार पैराडॉक्स के साथ आए, जो शायद आपको अभी भी अफेक्ट कर रहा हो। मॉर्गन ने इसे अपनी अर्ली 20s में अमीरों वाले होटल में एक वैलेट के रूप में काम करते हुए खोजा। वहां पर लोग अपनी फैंसी कार्स के साथ आते थे, जैसे लंबरगिनी, जैसे फरारी, जैसे रोज रॉयल्स, और मॉर्गन ये सपना देखते थे कि उनमें से एक कार उनके पास भी हो, क्योंकि इससे लोग उन्हें एडमायर करेंगे और सोचेंगे कि वो कितने सक्सेसफुल हैं। एक दिन मॉर्गन को रियलाइज हुआ कि वो ड्राइवर की तरफ तो कभी देखते ही नहीं है, वो हमेशा सोचते हैं कि कार कितनी ऑसम है। अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी में वो एक्सप्लेन करते हैं, जब आप किसी को एक बेहतरीन कार चलाते हुए देखते हैं तो आप रेयरली ये सोचते हैं वाओ वो इंसान कितना कूल है। इसके बजाय हम ये सोचते हैं कि अगर वो कार हमारे पास होती तो लोग ये सोचते हैं कि हम कितने कूल हैं। यहाँ पर मॉर्गन पैराडॉक्स के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि हम किसी को किसी की महंगी चीज़ के लिए एडमायर करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं उन्हीं महंगी चीज़ों के लिए पूरी दुनिया हमें एडमायर करे, जो कि शायद होने वाला नहीं है। कंफ्यूजन ये है कि अगर आप अपने पैसे को महंगी और फैंसी चीज़ों को परचेज करने में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको रिस्पेक्ट और एडमिरेशन नहीं देने वाला है। मॉर्गन आर्ग्यू करते हैं कि हमें इसके अलावा फोकस करना चाहिए हम्बल बने रहने पर और दूसरों के लिए काइंड बने रहने पर, और उसके बाद एडमिरेशन झक मार के हमारे पीछे आएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।
अगर आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़नी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ना चाहते हैं, या डिजिटल नोमैड बनना चाहते हैं, या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको पसंद है, या वर्क फ्रॉम एनीवेयर करना चाहते हैं, तो आपको टिम फेरिस द्वारा लिखित 4 आवर वर्क वीक पढ़नी चाहिए। इस किताब को कई मल्टी मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर ने वो रीजन बताया जिसकी वजह से वो बिजनेस में आए। ये किताब मुझे बिजनेस पीपल के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, क्रिएटर के लिए, इंटरनेट पर काम करने वाले लोगों के लिए बाइबल जैसी लगती है। अगर आपने अभी तक इस किताब को नहीं पढ़ा है तो जरूर जाइए और पढ़िए द 4 आवर वर्क वीक बाय टिम फेरिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जाइए, यहाँ कहीं पर एटॉमिक हैबिट वाला वीडियो होगा, आप जाइए देखिए, आपको वो भी वीडियो हो सकता है पसंद आए। इन सारी किताबों का अमेज़न लिंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है।